सो इन ए वैन कोई अगर नेटवर्क हम इस्टेब्लिश करते हैं तो वो वैन और लैन से मिलके बना होता है, ठीक है। तो इन दिस केस आई हैव टेकन एन एग्जांपल कि एक वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है, और इससे अलग अलग लोकेशंस के लैंड्स कनेक्टेड हैं। तो अगर एक सिस्टम को, फॉर एग्जांपल सिस्टम ए अगर एक मैसेज सेंड करना चाहता है, so that message without if it is connected to LAN and different other systems are also connected to LAN, for example D भी connected है LAN से, D भी LAN से connected है, तो अगर A कोई मैसेज सेंड करना चाहता है, दैट मैसेज जो है वो D इसी लैन में किसी सिस्टम को भेज सकता है। ए है तो डी या और भी कोई सिस्टम है तो उस तक वो पहुंच सकता है यूजिंग द फिजिकल एड्रेस। तो अब अगर मुझे इसको लैन के बाउंड्री के बाहर लेके जाना है, सो इन दैट केस वी नीड दैट इज द some logical address to identify a particular system in different network। फॉर एग्जाम्पल अगर ए एक मैसेज सेंड करना चाहता है और वो सी तक पहुंचना है, so in that case it has to cross different land boundaries, अलग अलग land boundaries या अलग अलग नेटवर्क बाउंड्रीज को से होके भी उसको पास करना होता है। तो वहाँ पे जो लॉजिकल एड्रेस है वही कारगर होता है। ओनली द लॉजिकल एड्रेस इज इफेक्टिव ओवर देयर, क्योंकि फिजिकल एड्रेस जो है हमारा लोकल नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए ठीक है विद इन ए लोकल प्रेमाइस, लेकिन अगर मुझे बाहर जाना है, आउटसाइड दैट नेटवर्क जाना है, आई नीड लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस में जहाँ मेरा कनेक्शन जो है वो हॉप टू हॉप था, दैट इज नोड टू नोड, वहीं पे लॉजिकल एड्रेस जो है वो होस्ट टू होस्ट कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ए अगर सी से कम्युनिकेट करेगा तो ए से सी तक थ्रू ए लैन एक रास्ता बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए राउट, सो दैट द डेटा कैन बी डिलीवर्ड टू द सी। सो ए और सी जो है एक तरह से दो नोड अलग अलग नेटवर्क में है, लेकिन दोनों का एक जो कनेक्टिविटी है दैट कैन बी सेड एज होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी। जबकि अगर ए फिजिकल एड्रेस से कम्युनिकेट करता सो इट कैन नॉट सेंड इट्स मैसेज, वो बाहर नहीं भेज सकता, इस लैंड के बाहर नहीं भेज सकता। तो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो लॉजिकल एड्रेसेस हैं, वो नोड्स को अक्रॉस द बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन देते हैं, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन देते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं, और वो होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं। अब ये जो कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होता है दैट कैन बी सेड एज द राउट। राउट करने के लिए आई नीड सम डिवाइसेस दैट विल बाइफरकेट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड दैट इज कॉल्ड द राउटर। तो ये जो डेटा जनरेट करेगा यहाँ पे डेटाग्राम, दैट इज द IPv4 पैकेट, जो वो जनरेट करेगा वो पैकेट प्रोसेस होना है अक्रॉस द लैंड के बाहर राउटर के द्वारा प्रोसेस होना है। तो पहले तो ए उसको प्रोसेस करेगा, फिर जो इंटरमीडिएट नोड्स है जो कि अलग अलग नेटवर्क से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग लैंड्स को या फिर वैन्स को, दोस नोड्स आर कॉल्ड द राउटर्स, उसको वो उस पैकेट को प्रोसेस करता है। एंड अगेन going to a specific LAN or to a specific node, again it is processed by another router। तो इसका मतलब तीन जगह प्रोसेस होता है, एक जो सेंडर है और बीच में जो इंटरमीडिएट नोड्स है वहाँ पे डेटाग्राम का प्रोसेसिंग होता है, और फिर जो रिसीवर है उसके पास भी प्रोसेस होता है डिपेंडिंग कि वो डेटाग्राम उसके लिए है या नहीं। तो जब एक सेंडर उस डेटाग्राम को जनरेट करेगा, सो उसका अपर लेयर से किसी एप्लीकेशन से वो डेटा आता होगा, और उसी एप्लीकेशन लेयर का जो डेटा है, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस का अलग अलग डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर गूगल क्रोम चला रहे हैं, गूगल क्रोम का एक डेटा है, अगर हम जीमेल चला रहे हैं, या फिर हम एक गूगल मीट चला रहे हैं, तो दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। या फिर हम एक पॉडकास्ट चला रहे हैं, दैट इज अगेन another from a software, then it is again another applications। या फिर हम एक ब्राउज़र से एक वेब पेज ब्राउज कर रहे हैं, अगेन दैट इज another applications। तो अलग अलग एप्लीकेशन जो हम चला रहे हैं, हर एप्लीकेशंस का जो सिंगल रूट है वो आईपी के जरिए ही है, बिकॉज आईपी आइडेंटिफाइज द होस्ट, क्योंकि होस्ट से कम्युनिकेट कर रहा है। अब हर एप्लीकेशंस का अपना पैकेट्स हो सकता है। अब इस पैकेट को सही नोड तक मुझे पहुंचाना है, ताकि चूंकि हम क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो क्लाइंट है उसके पास सारे सर्विसेज है, हो सकता है वो सर्वर से कुछ सर्विसेज
को रेफर कर रहा, फॉर एग्जांपल मेल क्लाइंट के रूप में हम सर्वर में मेल मेरा बना हुआ रहता है अकाउंट, उसमें हम लॉगिन करते हैं। उसी तरह से जब डेटा ऊपर हायर लेयर ऑफ एप्लीकेशन से आ रहा है, इट हैज़ टू बी प्रोसेस्ड इन द नेटवर्क लेयर ऑफ द सोर्स इटसेल्फ। तो सोर्स का जो नेटवर्क लेयर है उस डेटा को वो प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग में क्या इन्वॉल्व है, वो पहले अपने राउटिंग टेबल, सोर्स के पास भी एक राउटिंग टेबल होता है, वहाँ से वो देखता है कि अब तक जिस डेटा को हम जिस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं, जो एड्रेस ऊपर से आया है, ऊपर से कौन सा एड्रेस आता है, ऊपर से तो हम लोग फॉर एग्जांपल www.wikipedia.org हम लोग लिख देते हैं, दैट इज ए डोमेन नेम। तो डोमेन नेम को आईपी से वो ट्रांसलेट करता है। तो वो देखता है कि पहले कभी विकीपीडिया वो डोमेन नेम, वो आईपी एड्रेस पहले से कभी विजिट किया गया है, दैट इज लोकल डायरेक्टरी में वो देखता है कि क्या उसके करस्पॉन्डिंग नियरेस्ट सर्वर का विकीपीडिया को पाने के लिए कौन सा आईपी को हम रेफर किए थे। अगर ऐसा नहीं है तो वो एक आईपी रिक्वेस्ट यहाँ जनरेट करता है, तो वो मैसेज जाना होता है। तो फर्स्ट अपने राउटिंग टेबल से वो उस आईपी को लेता है, मान के चलते हैं वो आईपी एड्रेस उसके पास है, तो वो आईपी एड्रेस वो अपने राउटिंग टेबल से रेफर करता है, उससे अपना वो आईपी पैकेट बनाता है, और आईपी पैकेट को वो दैट इज सोर्स अपने सोर्स इंटरफेस में जो डेटा लिंक लेयर है एट द नोड, एट द सोर्स नोड, उसमें वो भेज देता है। नाउ द डेटा लिंक लेयर विल कैरी द पैकेट हम हॉप टू हॉप, अलग अलग हॉप से वो निकाल के लेके जाएगा, और जो उसका नेटवर्क बाउंड्री है जहाँ पे नेटवर्क अलग हो रहा है, दैट इज एट द राउटर, वहाँ पे वो पैकेट पहुँचेगा। फिर वो राउटर भी उस पैकेट को प्रोसेस करेगा, उसमें से जो इंफॉर्मेशन उसको एक्सट्रैक्ट करेगा, एक्सट्रैक्ट करके फिर उसका राउट डिसाइड करेगा, बिकॉज राउटर्स हैव एल्गोरिदम्स एंड दे हैव राउटिंग टेबल्स। ज़्यादा बड़ा राउटिंग टेबल्स राउटर्स के पास होता है। नोड के पास वो राउटिंग टेबल होगा जो अब तक वो कम्युनिकेट किया है, राउटर्स के पास ज़्यादा बड़ा राउटिंग टेबल होगा जो कि उसकी तरफ डेटा ट्रैफिक आ रहा है और जा भी रहा है। तो वो अपने राउटिंग टेबल से रेफर करेगा कि किस राउट पे मुझे इस डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करना है, किस नेटवर्क को ये जाना है, एंड अगेन इट विल रिक्रिएट द पैकेट, लेकिन सोर्स एड्रेस को वो चेंज नहीं करता है। वी विल सी हाउ द थिंग विल डन। तो वो उसी पैकेट को फिर से रिक्रिएट करता है और राउटिंग इन्फो से रेफर करते हुए उसको फिर से अपने ही डेटा लिंक लेयर में उसको भेज देता है। और इसी तरह से अलग अलग राउटर में ये काम चलता चला जाता है जब तक वो एंड राउटर में ना पहुंच जाता है, दैट इज रिसीवर के साइड में जो राउटर है, लास्ट राउटर है, वहां तक नहीं पहुंच जाता है। व्हेन दिस राउटर इज फॉरवर्डिंग द डेटा टू द डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन जो है उस डेटा को सिंपली उस पैकेट को देखता है एंड इट रेफर्स टू द डेस्टिनेशन एड्रेस। वो देख लेता है कि ये जो लॉजिकल आईपी एड्रेस दिया गया है वो आईपी एड्रेस मेरे पास है कि नहीं, यही आईपी एड्रेस मेरा है कि नहीं, और जस्ट वो जो डेस्टिनेशन एड्रेस को देख के उसको डेटा को प्रोसेस करता है, उसका हेडर्स एंड ट्रेलर्स उसको सबको इनकैप्सुलेशन को डिकैप्सुलेट करता है एंड इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर प्रोटोकॉल फ्रॉम विच द डेटा इज बीइंग कम्युनिकेटेड। अगर वो एक HTTP प्रोटोकॉल कम्युनिकेट कर रहा है तो HTTP के पास वो डेटा पहुंच जाता है। अगर वो एक मेल प्रोटोकॉल कम्युनिकेट कर रहा है तो मेल के पास करस्पॉन्डिंग जो प्रोटोकॉल है ऊपर में एट द हायर लेयर्स एंड इन द रिसीवर साइड उसके पास वो उस डेटा को डिलीवर कर देता है। दिस इज द होल प्रोसेस। और इस दौरान वो हर जगह जो है हमारा डेटाग्राम जो है दैट इज दैट वी कॉल्ड एज द पैकेट और द प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ऑफ नेटवर्क लेयर, वो प्रोसेस होता चला जाता है। तो सर जो सेंडर है उसके पास उसका लोकल टेबल से प्रोसेस होता है, राउटर के पास जो टेबल होता है तो उसका टेबल थोड़ा बड़ा होगा, जैसे ग्लोबल टेबल आप कह सकते हैं, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट राउट्स टेकन एट डिफरेंट टाइम्स। क्योंकि ये एक ऐसा नोड है जहाँ पे इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक ज़्यादा है, जबकि जो सोर्स एंड जो होस्ट है यहाँ पे या तो इनकमिंग है या फिर आउटगोइंग है। तो इन लोगों का जो राउटिंग टेबल है वो छोटा होता है। सेंडर जब भी सेंड करेगा अपना राउटिंग टेबल रेफर करते हुए सेंड करेगा, अगर नहीं है तो वो बनाने के लिए एक पैकेट भेज देता है। जब कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होता है तो उस वेबसाइट का वो आईपी एड्रेस अपने पास स्टोर कर लेता है। लेकिन हम मान के चले हैं कि यहाँ पे आईपी एड्रेस पहले से था और उसी को रेफर करके वो अपना रास्ता पा लिया। अब आते हैं कि जब इंटरनेट डेटाग्राम हम एस्टैब्लिश व्हेन ए पैकेट इज सेंड फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, कितने तरह से वो सेंड किया जा सकता है। तो दो तरह से सेंड किया जा सकता है। जो राउट इंफॉर्मेशन है, राउट करने का जो प्रक्रिया है वो दो तरह से हो सकता है। कनेक्टिविटी का मैं बात कर रहा हूँ।
सो इट कैन बी एस्टैब्लिश इन टू वेज। तो पहला है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, दूसरा है हमारा दैट इज कनेक्शन लेस सर्विस। तो जो सर्विसेज हैं दैट इज ऑफ द सेंडर एंड द राउटर के बीच में जो पूरा नेटवर्क जो हमको सर्विस दे रहा है, उस सर्विस को हम दो तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस मतलब कि जो सोर्स और जो डेस्टिनेशन है वो खुद उस मिल के एक सर्किट को एक सर्विस को एस्टैब्लिश करते हैं। एक वर्चुअल सर्किट वो लोग बनाते हैं। वर्चुअल सर्किट मतलब एक फिजिकल पाथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कौन सा पाथ चूज होने वाला है फॉर ऑल द पैकेट्स टू बी सेंड बाय रिक्वेस्टेड बाय दैट एप्लीकेशन। अगर अगर हम किसी मीटिंग रूम में अगर हम ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं या फिर चैटिंग कर रहे हैं, तो अगर वो वर्चुअल सर्किट एस्टैब्लिश करेगा, इसका मतलब है वो पहले से पाथ डिसाइड कर लिया। कौन डिसाइड किया? सोर्स एंड डेस्टिनेशन मिल के डिसाइड किया। इसमें बीच में बहुत सारे सर्वर्स भी आएंगे, बहुत सारे राउटर्स भी आते हैं। तो अगर एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस बनाया जाता है, so in that case a virtual circuit is being established and it remains as long as all the packets of that particular application generated by that particular applications goes to the receiver जब तक। और हर पैकेट के बीच में एक संबंध रहता है। every datagram that is being generated by the source, every packet has a relationship with the other packets। तो पैकेट्स और पैकेट्स के मान लो 10 पैकेट अगर भेजना है तो उन 10 पैकेट में एक संबंध है। क्या संबंध है? दैट इज सीक्वेंशियल संबंध है कि कौन सा पैकेट पहले जाएगा, कौन सा पैकेट बाद में जाएगा। और हर पैकेट का जो क्रम है वो क्रम मेंटेन रहता है। यू कैनॉट डिलीवर द पैकेट्स आउट ऑफ ऑर्डर टू द रिसीवर। तो बिकॉज सोर्स, डेस्टिनेशन और इंटरमीडिएट नोड्स सब लोग मिलके एक पाथ डिसाइड करते हैं, एक निगोशिएशंस में आते हैं, तब ये वर्चुअल सर्किट एस्टैब्लिश होता है। और वर्चुअल सर्किट एस्टैब्लिश होने का मतलब ही है कि हम पैकेट्स को इन ऑर्डर में या एज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द निगोशिएशंस, उसके आधार पे हम पैकेट्स को भेजें। तो पैकेट्स के बीच में भी अपना एक लॉजिकल रिलेशनशिप्स है। दूसरा, ये जो राउट डिसीजन है ये एक बार वन टाइम, दिस इज अ वन टाइम डिसीजन, इट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस। दिस कैन बी सेड एज वन टाइम डिसीजन। इट कैन नॉट बी चेंज, इसको बार बार हम बदल नहीं सकते हैं। 10 पैकेट मुझे भेजना है किसी एक कम्युनिकेशंस के लिए, और हम 5वें पैकेट के बाद हम सोचते हैं, चाह रहे हैं कि ये राउट सारा कंजेशन आ रहा है, हम बदल लेंगे। नहीं, वो जो भी है जैसा भी है उसी राउट पे सारा पैकेट जाना है। अब है कि जब हम ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस करते हैं तो जनरली हर तरह के नेटवर्क को हम मतलब कम्युनिकेशन में हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ा चैलेंज होता है। क्या चैलेंज है? दैट इज द नोड्स मस्ट बी नोइंग इन एडवांस द नॉलेज ऑफ द नेटवर्क। नोड को पता होना चाहिए किस किस तरह के नेटवर्क से हम वाकिफ होते हुए हम आगे बढ़ेंगे, कौन सा नेटवर्क रास्ते में पड़ सकता है। तो सारे नेटवर्क को ख्याल में रख के ये निगोशिएशन एस्टैब्लिश होता है। एंड इन रेगुलर इंटरनेट वर्क ऑफ द रेगुलर इंटरनेट ट्रैफिक में जनरली इट इज, दैट इज व्हाई इट इज नॉट यूज। सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड, द यूज ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज रिस्ट्रिक्टेड। इसका मैं कब बात कर रहा हूँ कनेक्शन ओरिएंटेड? जब हम आईपी लेवल, दैट इज नेटवर्क लेयर पे हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क लेयर, नॉट अबाउट द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो एटीएम और फ्रेम रिले का जब हम काम करते हैं, जैसे एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड में जब हम काम करते हैं, इट इज़ नॉट इन योर स्कोप। और फ्रेम रिले पे जब करते हैं तब हम लोग जो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस यूज़ करते हैं। जनरली जो नॉर्मल कम्युनिकेशंस हैं वो सारा जो है वो कनेक्शन लेस सर्विसेज को यूज़ करता है। तो व्हाट इज कनेक्शन लेस सर्विस? इट बेसिकली मूलभूत रूप से दो बातों पे फोकस करता है कि ये कोशिश करता है कि जो डेटाग्राम है वो इट अटेम्प्ट फॉर द बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। दैट इज इट अटेम्प्ट दैट द डेटाग्राम जहाँ तक हो सके उसको वो डिलीवर कर दे। दैट इज ये मान के चलता है कि जो उसके मतलब कोई रिलायबिलिटी वो एश्योर नहीं करता है, और ये मान के चलता है कि जो अंडरलाइंग नेटवर्क है वो एरनियस है। दैट इज उसमें एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल अंडरलाइंग नेटवर्क अपने जो कर रहा है हम ये मान के चलते हैं कि कुछ भी नहीं है, और अपने तरफ से हम पूरा प्रयास करेंगे, दैट इज कनेक्शन लेस सर्विस की, वो पूरी तरह से पहुंच जाए, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा जो है सही पहुंच जाए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। तो कनेक्शन लेस सर्विस जब भी हम आईपी नेटवर्क में एस्टैब्लिश करते हैं,
सो इट अटेम्प्ट्स कि डेटा किसी भी तरह से पहुंच जाए। दूसरा कि इसमें जब वो डेटा पैकेट्स को वो भेजता है तो वो जो पैकेट्स है उनके बीच में कोई संबंध बना के नहीं भेजता है। क्यों नहीं संबंध बना के भेजता है? क्योंकि हर पैकेट जो है अलग अलग राउट से डिलीवर होगा। सो इन डायनामिक टाइम में डिपेंडिंग अपॉन द लोड सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द कंजेशन सिचुएशन ऑफ द ओवरऑल नेटवर्क एनवायरनमेंट, वो डिसाइड करता है, हर राउटर डिसाइड करता है कि इस पैकेट को हम ऑप्टिमली किस राउट्स के जरिए हम भेजेंगे। हो सकता है कि पहला राउटर फ्री था लेकिन दूसरा राउटर के पास पहुंचते पहुंचते वो कंजेस्ट हो चुका है, क्योंकि हर राउटर के पास बहुत सारे इनगोइंग ट्रैफिक आ रहे होते हैं। सो ये डायनामिक वे में जब डेटाग्राम हम कनेक्शन लेस सर्विस में भेजते हैं तो वो डायनामिक के लिए डिसाइड करता है जो राउटर्स कि हमको किस राउट को चूज करना है। पैकेट्स के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। पहला दो पैकेट एक राउट से चला गया, उसके बाद बाकी जो दो पैकेट है वो किसी दूसरे राउट चला गया। इस तरह से हर पैकेट को, अगर 10 पैकेट है, 10 पैकेट को हम 10 तरह के राउट से भेज सकते हैं, या फिर हम 10 पैकेट को सिंगल राउट से। कोई फाउंडेशन नहीं है पैकेट्स के बीच में, कोई रिलेशनशिप नहीं है कि इस पैकेट के बाद इस पैकेट पहुंचना चाहिए। रिसीवर जब भी उस पैकेट्स को किसी भी जगह से मिल रहा है, उसको चाहे वो किसी भी राउट से होता हुआ आ रहा है, तो उस पैकेट्स को वो रीअसेंबल करेगा। रिसीवर का काम है कि जो पैकेट्स का जो है ऑर्डरली ट्रांसमिशन करके ही वो अपने हायर लेयर को दे। मतलब ये एक तरह का पोस्ट ऑफिस का तरह ये बिहेव करता है, जिस तरह से हम लोग पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल देते हैं। और ये पोस्ट ऑफिस का जो नेचर है कि वो हर संभव प्रयास करता है कि पहुंच जाए, बशर्ते कि आप एड्रेस सही दिए हैं और जो रिसीवर है वो वहाँ मौजूद हो। तो दिस आर द फीचर्स ऑफ कनेक्शन लेस नेटवर्क। और ये जो पैकेट्स है, इट कैन बी ऑल्सो सेड एज द पैकेट स्विचिंग, दैट इज द डेटाग्राम्स आर बीइंग स्विच्ड फ्रॉम इन द राउटर्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स। हर डेटाग्राम को हम स्विच कर सकते हैं अलग अलग राउट्स में, कोई फिक्स्ड राउट नहीं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पैकेट स्विच्ड नेटवर्क। जबकि जो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड जो था वो एक तरह का सर्किट स्विच्ड नेटवर्क था। मतलब हम एक सर्किट बना के रखते थे। फॉर एग्जांपल अगर 10 पैकेट हम पहला 10 पैकेट अगर मुझे भेजना है, द एप्लीकेशंस आर क्रिएटिंग 20 पैकेट सपोज, एंड द फर्स्ट 10 पैकेट्स मे बी एस्टैब्लिश्ड। पहले कम्युनिकेट किया, सोर्स डेस्टिनेशन से कम्युनिकेट किया, दोनों मिलकर निगोशिएट किए और डिसाइड किए कि ये मेरा पाथ होगा। वर्चुअल सर्किट 1 एक डिसाइड कर लिए। अब वो कनेक्शन टर्मिनेट हो गया, फिर से वो जो सेंडर है वो फिर से रिसीवर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है। अब फिर से वो सर्किट को एस्टैब्लिश करेगा। एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, कम्युनिकेशन कवर सारा बात बता दिया जाता है कि हम कितने पैकेट भेजना चाहते हैं, किस तरह से भेजेंगे, किस रास्ते से भेजेंगे, सब कुछ बता दिया जाता है। तो वंस द कम्युनिकेशन इज ओवर, सर्वर भी या फिर रिमोट जो सिस्टम है, जो रिसीवर है, वो भी अपने तरफ से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो अगर फिर से वर्चुअल सर्किट बनाना है, सो अगेन इट विल गो फॉर द नेगोशिएशंस। तो हर बार कनेक्शन ओरिएंटेड में सर्किट बनाना पड़ता है। और हर सर्किट जो है वो जरूरी नहीं कि वो पुराना सर्किट ही हो, वो डायनामिकली डिसाइड होगा। लेकिन एक बार डिसाइड अगर हो जाता है तो वो फिर चेंज नहीं होता है। It is not going to change. This was that is the datagram network. अब आते हैं कि जो IPv जो पैकेट है उसका फॉर्मेट क्या है। तो जब हम IP पैकेट भेजते हैं, so it is given the maximum size is ranging from 20 bytes to 65,536 65,536 बाइट्स तक हम इसको भेज सकते हैं। क्यों, हम लोग देखेंगे, आगे जाके देखेंगे व्हाई दिस हाईएस्ट लिमिट वी विल सी। तो टोटल जो पैकेट का जो हमारा जो साइज है, दैट इज द अपर लेयर से जो पैकेट है उस पर आईपी अपना हेडर लगाएगा। तो ये मैक्सिमम साइज जो है वो इतना अलाउड है। इसमें जो हेडर है उसमें अलग अलग फील्ड्स हैं। वी आर हैविंग डिफरेंट फील्ड्स फॉर दिस हेडर। तो क्या क्या फील्ड्स हैं? द हेडर इंफॉर्मेशन कंटेन्स एवरीथिंग अबाउट द टोटल पैकेट। इस पूरे पैकेट के विषय में सारा इंफॉर्मेशन वो रखता है। इट कैन बी ऑफ द साइज बिटवीन 20 to 60 बाइट्स। ये भी देखेंगे हम लोग, 60 बाइट्स तक ये अपना साइज रखता है। और जो बाकी 5536 जो है वो डेटा के लिए रख दिया गया है। दैट इज कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर।
तो ये हमारा IPv4 का फॉर्मेट है। अब ये जो इसका जो हेडर है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम लोग देते हैं। तो पहला जो फील्ड है दैट इज कॉल्ड द वर्जन। वर्जन इट इज ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट का ये वर्जन होता है। तो ये बताता है कि जो IP है वो कौन से वर्जन का यूज हो रहा है। तो जो भी हम फील्ड्स आगे जो इस्तेमाल करेंगे तो हर वर्जन के हिसाब से फील्ड फॉर्मेट भी चेंजिंग है। तो आगे के जो फील्ड्स हैं वो किस हिसाब से इंटरप्रेट किया जाएगा, किस हिसाब से समझा जाएगा, वो ये बताता है। 4 बिट का जो वर्जन है वो ये बताता है। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मेट है दैट इज कॉल्ड द हेडर लेंथ। हेडर लेंथ, हेडर लेंथ हमारा 4 बिट का होता है, ये भी 4 बिट का होता है। तो हेडर लेंथ डिसाइड करता है कि इट डिफाइन द टोटल लेंथ ऑफ द डेटाग्राम। सो फॉर एग्जांपल एच लेंथ अगर हम 4 बिट का ले रहे हैं तो ये डिसाइड करेगा कि टोटल लेंथ कितना हो सकता है। तो इसका रेंज 4 बिट का है तो मैक्स मिनिमम नंबर इसका क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 0101 ले रहे हैं और ये टोटल जो हमारा जो साइज है ये 32 बिट का है। The size of the width of the header format is 32 bits। ठीक है। अब अगर हम दैट इज 4 बाइट्स, अगर अगर हम 4 बिट का ले रहे हैं दैट मीन्स वी कैन हैव एट मोस्ट कितना वेरिएशन मेरा हो सकता है, वी कैन हैव फ्रॉम 0 to 16। तो अगर हम 0101 वेरिएशन ले रहे हैं दैट मीन्स इट इज 5। अगर 5 इंटू 4 बाइट्स करते हैं so that means we are having 20 बाइट्स, तो हमको 20 बाइट्स मिलता है। तो यही हमारा जो मिनिमम लेंथ है ऑफ द हेडर। तो हेडर का कितना मिनिमम लेंथ हो सकता है ये वही 4 बिट डिसाइड करता है। और अगर ये मेरा 1111 हो जाए दैट मीन्स इट इज व्हाट 15 और इसको 4 बाइट्स दैट इज 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 60 बाइट्स। तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है, ये दोनों पैटर्न ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, इसीलिए 4 बिट रखा गया है। दैट इज फॉर टू कैलकुलेट फॉर 16 फॉर 60 बाइट्स एंड 20 बाइट्स वी नीड दिस 2 पैटर्न्स। ये दोनों रेंज को पाने के लिए हमको ये 4 बिट रखना पड़ा। तो ये जो पहला है ये हमारा मिनिमम देता है, मिनिमम लेंथ ऑफ द हेडर, और जो दूसरा है वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हेडर वो देता है। तो क्वेश्चन इस पे आ सकता है कि हेडर लेंथ क्या हो सकता है। कभी कभी एक पैकेट का स्ट्रीम दे देता है, बोलता है कि हाँ ये पहला जो 4 बिट है उसके बाद 8 बिट का वो दिखा दिया कि उसका पहला 8 बिट ऐसा है, तो बताइए ये पैकेट सही है कि नहीं। तो अगर हेडर लेंथ जो है वो मतलब 5 से छोटा है, मतलब 5 से छोटा मतलब अगर हेडर लेंथ कुछ ऐसा है 0001 सो इट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि 5 से शुरू होना है उसको और 15 तक जाना है। तो दिस पैटर्न के बाद वाला जो पैटर्न है वही एक्सेप्टेड होगा, 5 के बाद वाला पैटर्न। तो अगर ऐसा है दैट इज 1 है हेडर लेंथ तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लेते हैं कि हमारा जो IP पैकेट है वो कुछ इस तरह का है, फॉर एग्जांपल 1010 एंड 0001, so is it valid? The first 4 bits of the IP packet or the first byte of the IP packet is like this. Is it possible? Yes or no? तो वहाँ पे आंसर कैसे पता चलेगा। तो हमको पता चलना चाहिए कि पहला फील्ड कितने बिट का है। तो ये फील्ड मेरा वर्जन है, तो ये चलिए जो वर्जन है वो हम दे दिए, लेकिन ये फील्ड जो है वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 5 से ही शुरू होता है 15 तक जाता है। तो यही दो जो रेंज है बिट पैटर्न का जो रेंज है इसके बाद से और इसके अंदर में जो भी बिट पैटर्न है वही एक्सेप्टेबल होंगे। तो ये उसके बीच में फॉल नहीं करता है। सो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरह का डेटाग्राम कभी नहीं बनेगा जिसका पहला दूसरा जो दैट इज जो निबल है वो कुछ इस पैटर्न का हो। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। तो वहाँ पे नो होगा आंसर। किस तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आता है। नेक्स्ट फील्ड इज द सर्विसेज। सर्विसेज विल डिसाइड कि हम इंटरप्रेट किस तरह से करेंगे, मतलब जो IP पैकेट है वो किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। सो इट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स।
ये 8 बिट का होता है। सो दो तरह का सर्विसेज है, एक है हमारा ओल्ड दैट इज ऑब्सोलीट जो हो चुका है, और दूसरा है हमारा न्यू दैट इज आज के डेट में जो मोस्ट ऑफ द केसेस यूज होते हैं। तो ओल्ड जो है दैट इज डिफाइंड एज द सर्विस टाइप। सर्विस टाइप जब हम न्यू फॉर्मेट में उसको डिफाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। अब सर्विस टाइप जो है वो उसमें हमारा जो है वी आर हैविंग डिफरेंट फील्ड्स। 8 बिट का फील्ड है, उस 8 बिट के फील्ड को बांटा गया है कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज को इंश्योर करने के लिए। तो ये जो 8 बिट्स है इसमें जो लास्ट बिट है इसको वो लोग यूज नहीं करते, इट इज नेवर बीइंग यूज्ड। देन इट डिवाइड्स द नेक्स्ट 4 बिट्स इनटू 4 टू आइडेंटिफाई कि जो पैकेट जा रहा है वो किस तरह से उसको प्रायोरिटी मिलेगा, किस तरह से वो उसको किस तरह से समझा जाएगा, इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा। हम बताए थे कि ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड फील्ड है। पैकेट को विषय में जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं या फिर जो सोर्स है जो पैकेट को जनरेट कर रहा है वो इससे इंफॉर्मेशन भरता है कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए। तो जो लोअर मोस्ट 4 बिट्स है दैट इज फ्लैग्ड एज द डी, टी, आर एंड सी। डी इज फॉर, डी का पर्पस है मिनिमम डिले, the and T is for that is the maximum throughput. Then we are having R is for that is the maximum reliability. Then we have C that is the minimize cost. कॉस्ट भी कम लगे, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द राउट। अब ये जो अलग अलग 3 सेक्शंस हैं, इस सेक्शंस के आधार पे जो है कुछ बिट पैटर्न्स एस्टैब्लिश किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा पहला वाला है दैट इज मिनिमम डिले है, देन आई नीड 4 बिट रखा गया है। तो हर बिट के लिए एक बिट को ऑन किया जा रहा है। हर फॉर एग्जांपल मुझे अगर बताना है कि मिनिमम डिले, तो मैं सबको ऑफ रखूंगा, सिर्फ इसको ऑन करूंगा। सो फॉर दैट इट हैज़ टेकन द पैटर्न 1 0 0। और अगर मुझे बताना है कि मैक्सिमम थ्रूपुट के लिए जाना है, फॉर एग्जांपल डिपेंड कि वो किस तरह का सर्विस वो आईपी सर्विस दे रहा है, अपर लेयर किस तरह का सर्विस को सर्विस दे रहा है, देन इट विल गो फॉर 0 1 0 0। एक ही बिट को ऑन कर रहे हैं, है तो 16 पैटर्न मेरे पास, लेकिन हम चेंज ऑफ 1 बिट वाले इन पैटर्न्स को ही हम ले रहे हैं। मैक्सिमम रिलायबिलिटी दैट इज 0 0 1 0 and then minimum cost that is given by 0 0 0 1। तो जनरली मैक्सिमम दैट इज मिनिमम डिले जो है, फॉर एग्जांपल कुछ एप्लीकेशंस हैं जो अपर लेयर से हमको रिक्वेस्ट करते हैं आईपी के जरिए, तो वहाँ पे हम डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। तो एग्जांपल है टेलनेट में हम लॉगिन करते हैं, रिमोट सर्वर में हम लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पे लॉगिन करने में अगर डिले हो जाए देन इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वहाँ पे जब कम्युनिकेशन आईपी एस्टैब्लिश करेगा तो उसका बिट पैटर्न कुछ इस तरह रहेगा, मतलब वो बताएगा उस सर्वर को कि ये जो कम्युनिकेशन है इसमें डिले एक्सेप्टेबल नहीं है जिस एप्लीकेशन से वो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम FTP दैट इज मैक्सिमम थ्रूपुट पे करेंगे, देन वी नीड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसमें हम चाहते हैं कि जो फाइल मेरा जो ट्रांसफर हो वो मैक्सिमम स्पीड से हो, जितना भी मेरा बैंडविड्थ सपोर्ट हो रहा है मेरा अंडरलाइंग नेटवर्क का, जिस भी तरह का केबलिंग वगैरह हो रहा है, मैं जहाँ तक हो सके मुझे मैक्सिमम थ्रू रास्ता दिया जाए। फिर आता है मैक्सिमम रिलायबिलिटी। फॉर एग्जांपल जब हम नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में जाते हैं या फिर ग्रुप प्रोटोकॉल में जाते हैं, अगर आईपी में अगर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम ग्रुप में प्रोटोकॉल हम एस्टैब्लिश किए हुए हैं कि ट्रैफिक जो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। सो देन वी नीड आईपी में IGP दैट इज इंटरनेट ग्रुप प्रोटोकॉल। तो देयर वहाँ पे जो पैकेट जनरेट होंगे हर नोड की विद इन द इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे
इस बिट को ऑन रखा जाएगा ताकि ये पता चले कि इस पैकेट को किस तरह से मैनेज करना है, रिलायबिलिटी किस क्वालिटी में रखना पड़ेगा। या फिर SNMP, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और जब मिनिमाइज कॉस्ट का बात आता है, फॉर एग्जांपल वी कैन हैव NNTP। तो इस तरह से अलग अलग प्रोटोकॉल के लिए हम लोग अलग अलग ग्रुप फील्ड्स रख सकते हैं। सो दिस फील्ड्स विल डिफाइन दैट इज द टाइप ऑफ सर्विसेज। This will define the type of services that the IP will provide to the applications layer depending upon the interpretation of the fields. उसके बाद ये जो 3 बिट्स हैं, 7 बिट 4 बिट हो गया, and we are having 3 more bits, 5 बिट्स हो गया और 3 बिट है यहाँ पे। These bits are called the precedence bits. इनको precedence bit कहा जाता है। प्रेसिडेंस मतलब वरीयता। वरीयता इन द सेंस, इन व्हाट सेंस कि इट हेल्प्स टू डिस्कार्ड द डेटाग्राम्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। जब भी हम चाहेंगे कि कोई पर्टिकुलर पैकेट में से हम दूसरे पैकेट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये 10 पैकेट भेज रहे हैं, उसमें कुछ पैकेट मेरा एप्लीकेशन जो TOS बिट्स जो है वो मेरे एप्लीकेशंस के इंपॉर्टेंस के आधार पे उसको वरीयता देगा। और कुछ पैकेट्स ऐसे होंगे दैट विल बी द फॉर एग्जांपल जो कि लोअर प्रायोरिटी के होंगे, दैट इज नॉन मैनेजमेंट पैकेट्स जो होंगे। सो अगर कंजेशन का स्थिति आ जाता है तो मुझे किस पैकेट को पहले वरीयता देना है। तो दीज 3 बिट्स आर गिवन टू गिव प्रेसिडेंस टू द ओवरऑल कम्युनिकेशन। ओवरऑल कम्युनिकेशन में किस पैकेट्स को मुझे बढ़ावा देना है, किस कम्युनिकेशन को मुझे बढ़ावा देना है। अब आते हैं कि ये तो मेरा ओल्ड पैटर्न में सर्विस टाइप के आधार पे ये मेरा एस्टैब्लिश हो गया। अब आते हैं कि जब हम डिफरेंशिएटेड सर्विस हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, आज की डेट में जो एस्टैब्लिश होता है, फॉर दैट इट यूजेस अगेन 8 बिट्स, तो 8 बिट का ही है। उसका पैटर्न कुछ इस तरह का है। And in these 8 bits it uses only the 6 bits। पहला जो 2 बिट्स है that is lowest order bits, उसको वो यूज कभी नहीं करता है, तो 6 बिट्स को वो यूज करेगा। एंड इसी 6 बिट्स के जरिए वो जो है अपना इंफॉर्मेशन वो बताता है कि पैकेट्स को किस तरह हैंडल करना है। 6 फील्ड हो गया। सो व्हेन द राइट मोस्ट 3 बिट्स, फॉर एग्जांपल दिस राइट मोस्ट 3 बिट्स are zeros, that is 3 leftmost bits of the 6 bits are 0। तो ये जो 3 जो लेफ्ट मोस्ट है, राइट मोस्ट अगर मेरा 0 हो जाए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तब ये जो है इट विल वर्क, दिस डिफरेंशिएटेड मोड ऑफ सर्विसेज विल वर्क लाइक TOS। जैसे हमारा पहले जैसे काम कर रहा था उसी तरह से ये काम करेगा। मतलब ये 3 बिट जो है हमको प्रेसिडेंस देगा, इट विल गिव मी द प्रेसिडेंस लाइक प्रीवियसली। तो इस तरह से जो है दैट इज डिफरेंशिएटेड सर्विसेज में हमारा जो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी को ख्याल में रखा गया। प्रेसिडेंस कि अगर हम चाहें तो बैकवर्ड दैट इज जो ओल्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को भी हम के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब अगर ये राइट मोस्ट बिट्स जो है वो 0 नहीं है, that is we can have 64 combination, that is 2 to the power 60 2 to the power 6, तो 6 बिट है, इसका मतलब 64 हमारे पास कॉम्बिनेशंस ऑफ बिट्स है। उसमें 3 कैटेगरी वो बांट दिए हैं, that is depending upon the services the internet will provide। तो पहला है कैटेगरी 1। इसके हिसाब से अगर मेरा पहला बिट that is उस 6 बिट में अगर लोएस्ट बिट जो है वो मेरा 0 हो जाए, तो 6 है, दिस इज 0। अगर ये 0 हो जाए इसका मतलब हमारे पास कितने बचे, 6 में से 5 बिट्स हम कुछ भी दे सकते हैं, मतलब हमारे पास 32 वेरिएशंस बचे। 32 वेरिएशंस किसके, दैट इज टू इम्प्लीमेंट द इंटरप्रिटेशन। वी कैन इम्प्लीमेंट 32 different interpretation of internet, and these interpretations are given specified by the internet। तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन है कि 32 इंटरप्रिटेशन को किस तरह से समझा जाएगा, क्योंकि सर्विस बिट जो है वो पूरे
पैकेट का इंटरप्रिटेशन वो देता है। अब अगर कैटेगरी 2 में आए तो वो फिर इसमें 5 रखते हैं, दैट इज 1 2 3, नॉट 5, 4, 1 2 3 4, and we are having 1 and 1, so we are having 16. So this is reserved for the local interpretation, and the category 3 is having again 16 interpretations with the 4 options with last 2 bits at 0 1. Again it is 16. So total we are having 64 interpretations, जो कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वो किस तरह का कम्युनिकेशंस है, उसके आधार पे हम पैकेट का इंटरप्रिटेशन सेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्जन, हेडर लेंथ, सर्विसेज। नेक्स्ट कम्स द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ के लिए हम 16 बिट्स रखते हैं। वाई 16 बिट्स? 16 बिट्स क्यों? क्योंकि ये जो है पूरे आईपी का हमको कितना रेंज हो सकता है वो बताता है। तो अगर हम 65536 बाइट्स तक हम उसको दिए हुए हैं तो आई नीड 16 बिट्स। सो टोटल लेंथ ये बताता है कि जो हेडर और डेटा चेंज हो सकता है, हेडर भी चेंज हो सकता है बिटवीन 20 to 60। ये दोनों मिला के टोटल पैकेट कहाँ से कहाँ तक है, बिकॉज इस पैकेट के अंदर में भी, इस पैकेट जैसे ही डेटा लिंक लेयर में जाएगा तो इसको फिर से रिकैप्सुलेट होना है फॉर द डेटा लिंक बाय द डेटा लिंक लेयर यूजिंग द हेडर। उस लेयर का हेडर और ट्रेलर से वो इनकैप्सुलेट हो जाएगा। तो जब वो दैट इज द रिसीवर के पास पहुंचेगा या फिर इंटरमीडिएट राउटर में जब वो प्रोसेस होगा तो ये टोटल लेंथ डिसाइड करेगा कि कहाँ से कहाँ तक आईपी पैकेट है। नोड टू नोड जब वो ट्रैवर्स करेगा हॉप टू हॉप, तब जो राउटर से इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग में वो डिसाइड टोटल लेंथ से उसको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक मेरा आईपी पैकेट है और उसको किस तरह से मुझे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि टोटल लेंथ हमको आइडिया देता है कि किस बिट से किस बिट तक मेरा पैकेट है और कहाँ पे मुझे वैल्यूज को चेंज करना होगा। ठीक है, देखेंगे वैल्यूज भी चेंज करना पड़ता है। सो डेटा लेंथ इज गिवन बाय डेटा लेंथ is given by total length minus header length। तो उसको पता चलता है, जो भी रिसीवर है उसको पता चलता है कि एक्चुअल डेटा कौन सा है जो कि अपर लेयर में, ये डेटा तो मुझे पैकेट तो मेरे पास आ गया, इसमें हेडर कितना है, डेटा कितना है। तो टोटल लेंथ उसको पता चलता है, अपने हेडर लेंथ को वो माइनस करता है, जिससे उसको पता चलता है कि मेरा डेटा एक्चुअल क्या है और किस इंफॉर्मेशन को मुझे ऊपर भेजना है। अब ये जो टोटल लेंथ है इसको जो दैट इज द रेंज जो है 65536 बाइट्स तक रखा गया। क्यों रखा गया? ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैंडविड्थ वाले जो नीचे वाले जो लेयर हैं, फॉर एग्जांपल डेटा लिंक लेयर में या फिजिकल लेयर में अलग अलग तरह का टोपोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह का केबलिंग यूज़ करते हैं, हर केबलिंग का स्पीड अलग है। तो हम 65,536 बाइट्स तक का यहाँ पे हम रखें, दैट इज टू इनकॉर्पोरेट ग्रेटर थ्रूपुट एंड बैंडविड्थ ऑफ द अंडरलाइंग नेटवर्क्स। डिफरेंट नेटवर्क्स को हम ताकि हम इनकॉर्पोरेट कर सकें, हर तरह के नेटवर्क्स में हम इतना प्रावधान दे के रखें यहाँ पे। और साथ में कि ये हमको ये भी बताता है कि कहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट होता है, कहाँ से मेरा हेडर स्टार्ट होता है। चूँकि हम जो फ्रेम है, जब जैसे ही पैकेट आईपी पैकेट नीचे जाता है वो फ्रेम में तब्दील होने वाला है। अब फ्रेम का मिनिमम साइज हम लोग देख चुके हैं कि इट इज 46 बाइट्स एंड द हाईएस्ट साइज इज 1500 बाइट्स फॉर ईथरनेट। और अलग अलग टोपोलॉजी में, फॉर एग्जांपल फाइबर में जाएंगे तो उसका फ्रेम साइज अलग होता है, रिंग में जाएंगे तो उसका फ्रेम साइज अलग होता है। तो इसका मतलब है कि आई नीड द मिनिमम, तो मुझे वो मिनिमम फिगर चाहिए। अगर मेरा आईपी जो है कि उसका जो मिनिमम फ्रेम को वो पहुंच नहीं पा रहा, डेटा इतना ही कम है, ये 20 तो मेरा मिनिमम हेडर है और डेटा मान लो 4 या 5 बाइट का है, तो इट विल नॉट रीच 46 बाइट्स फॉर द फ्रेम। लेकिन फ्रेम जैसे ही डेटा लिंक में जाएगा तो डेटा लिंक चाहता है कि मेरा मिनिमम जो फ्रेम बनेगा 46 बाइट्स का बने, उससे कम का हम फ्रेम बना नहीं सकते। ईथरनेट का मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर 20 हेडर है और 4-5 बाइट हम और ऐड कर देते, 26 मेरा टोटल लेंथ है, तो अब 46 उसको कैसे किया जाए? तो दैट मीन्स वी नीड सम पैडिंग ऑल्सो। तो
कहाँ से पैडिंग शुरू हुआ, कहाँ से हेडर है, कहाँ से डेटा है, ये सारा इंफॉर्मेशन के लिए वी नीड एन एस्टिमेशन ऑफ डेटा लेंथ एंड द हेडर लेंथ एंड द टोटल लेंथ. Next, the field is the time to leave, TTL. Time to. I have left the three fields over here because इसके लिए एक अलग सेशन लेंगे जिसमें I have to explain it why these fields are meant for. So next is the TTL, time to leave. ये 8 बिट का होता है. इट इज़ ऑफ 8 बिट्स और ये बताता है कि हमारा जो आईपी पैकेट है वो कब तक नेटवर्क में रहेगा. तो कोई पैकेट को हम इनडेफिनिटली अनंत काल तक नेटवर्क में नहीं रख सकते हैं क्योंकि पैकेट्स तो बनते चले जाएंगे, न्यू पैकेट्स बनते चले जाएंगे एंड दैट इज व्हाई वी नीड टू रिमूव दोज पैकेट्स आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम. सो दे मस्ट हैव एन एक्सपायरी. और साथ में टाइम टू लिव तो पहले शुरू में ये समय बता रहा था लेकिन बाद में इसको हॉप्स में कन्वर्ट कर दिया गया. दैट इज इट रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स टू बी विजिटेड बाय द डेटाग्राम. एक डेटाग्राम कितना हॉप्स तक जा सकता है. जनरली इसको रखा जाता है 2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द राउट्स बिटवीन एनी 2 होस्ट. तो 2 होस्ट के बीच में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ले 2 होस्ट के बीच में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ राउट्स, अगर ये मेरा एक सिस्टम है और एक रिमोट में मेरा एक सिस्टम है, अब इसके बीच में एक नेटवर्क है. अब कितने राउट्स, इस नेटवर्क पे बहुत सारे नोड्स हैं जिसके जरिए वो पहुंच सकता है. तो कितने राउट्स के जरिए वो इस हॉप तक पहुंच सकता है, कितने रास्ते हैं, जितने रास्ते हैं उसका दुगुना हॉप्स उसको दिया जाता है, प्रावधान एक्स्ट्रा उसको दिया जाता है ताकि वो पहुंच जाए किसी भी तरह से. तब भी अगर पहुंचता नहीं है देन इट कैन बी यूज्ड टू लिमिट द नंबर ऑफ हॉप्स. कि अगर हम चाहते हैं कि मेरा डेटा मेरे राउटर के बाहर ना जाए, जिस राउटर से हम कनेक्टेड है हम वो डेटा जनरेट करें जो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क तक ही रहे या फिर एक राउटर को ही टपे तो दूसरे राउटर को वो टप नहीं सके, तो हम उसमें हॉप काउंट 1 दे देंगे. तो जैसे ही वो पहले राउटर को पहुंचेगा उसका हॉप काउंट 0 हो जाएगा. मतलब हॉप काउंट 0 हो गया, मतलब टाइम टू लिव एक्सपायरी हो गया, मतलब अब वो बाहर जा नहीं सकता है वो डेटाग्राम. तो हम ट्रैफिक को भी डेटा टाइम टू लिव से हम ट्रैफिक को भी घटाते हैं और हम इंटेंशनल डिलीवरी को भी हम इंप्लीमेंट करते हैं. अननेसेसरी डेटाग्राम फ्लोटिंग स्टेट में ना रहे, पूरा ट्रैफिक फ्लडेड ना रहे, अननेसेसरी डेटाग्राम जो घूमता रहे अनंत काल तक, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और दूसरा कि हम एक पर्टिकुलर डेटाग्राम को इंटेंशनली एक पर्टिकुलर हॉप तक हम लिमिट कर सकते हैं. सेकेंड फील्ड है, उसके बाद वाला जो फील्ड है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल फील्ड. ये भी 8 बिट का होता है. ये बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल कम्युनिकेट कर रहा है. इट डिफाइंस द हायर लेवल प्रोटोकॉल दैट यूजेस द आईपी सर्विसेज. इट आल्सो अलाउज द नेटवर्क लेयर टू नो टू विच प्रोटोकॉल द डेटा बिलोंग्स. फॉर एग्जांपल अगर हम HTTP का प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो सर्वर से अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है एप्लीकेशन लेयर पे तो HTTP सर्वर एंड पे जो प्रोटोकॉल होगा उसी से वो कम्युनिकेट करेगा. अगर FTP है तो वो फाइल ट्रांसफर जो प्रोटोकॉल होगा दैट इज जो फाइल सर्वर होगा उससे कम्युनिकेट करेगा जहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड है. तो प्रोटोकॉल टू प्रोटोकॉल कम्युनिकेशंस के जरिए द आईपी पैकेट जो है उसके पास प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन रहना चाहिए. सो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं 1, इफ आई एम टेकिंग 1 इट विल मीन फॉर IGMP. इट इज ए नंबर, ये एक संख्या होता है इसके जरिए हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट करेगा. ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल. अगर हम 2 लेते हैं इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल. अगर हम 3 लेते हैं then it goes for TCP, that is कोई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कम्युनिकेट करना चाह रहा है. अगर इसको हम लेते हैं 17 then it is UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल. हम लोग देखेंगे ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं. If we use 89, these are examples, some examples. We use OSPF, the protocol is OSPF. ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफाई करता है 8 बिट्स. नेक्स्ट इज द चेकसम. So checksum identifies, we are having 16 bits for checksum. तो ये सारे जो भी इंफॉर्मेशंस है 16 बिट का सबको जोड़ लेता है. तो यहां से यहां तक मेरा 16 है, 16 बिट है
और यहाँ से यहाँ तक फिर से मेरा 16 बिट है। तो इन सबको जोड़ेगा, तो यहाँ पे जो बिट है दैट इज ये 16 4 बिट का अगर है, 8 बिट का अगर है 16 बिट्स, फिर ये 8 बिट्स का है, फिर ये 8 बिट्स का है। तो ये जो भी बिट्स हैं, इसको हेक्साडेसिमल में कहिए या फिर बाइनरी में कहिए, इन सब को जोड़ेगा ताकि ये पता लगे कि हेडर का इंटीग्रिटी चेंज नहीं करे, क्योंकि आईपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि रिलायबिलिटी को एस्टैब्लिश करे, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई भी बिट बदल जाता है हेडर में, एक बिट बदल जाता है हेडर लेंथ में, इसका मतलब हेडर का लेंथ बदल गया, डाटा इंटरप्रिटेशन बदल सकता है। अगर टोटल लेंथ में एक बिट बदल जाता है, इसका मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन बदल सकता है। तो ये पूरे फॉर्मेट का इंटीग्रिटी पे बात करता है कि ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इंटरमीडिएट रास्ते में कहीं भी किसी भी कारण से कोई भी एक बिट अल्टर ना हो गया हो, चेंज ना हो गया हो। कोई एक बिट भी अगर चेंज कर जाता है तो पूरा हेडर का जो अर्थ है, पूरा पैकेट डेटाग्राम का अर्थ ही बदल जाएगा। एंड टू मेंटेन दैट ए चेकसम इज इम्प्लीमेंटेड, कि वो इंटैक्ट रहे। इट इज वेरी रेयर कि चेकसम भी मिल रहा है और गलत भी है, इट इज वेरी रेयर, बहुत कम ऐसा होता है। तो इट इज इम्प्लीमेंटेड फॉर इंटीग्रिटी ऑफ द हेडर इन्फो एंड इट इज ओनली अप्लाइड ऑन द हेडर। तो हेडर का ये जो सारे फील्ड्स हैं इसी पे अप्लाइड होता है। तो 8 फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बिट्स है सबको जोड़ लिया जाता है, जोड़ के उसका हिसाब इसमें रहता है। That is, it takes the sum and the sum is complemented form of the sum is put as the checksum bits. Next is the source address. ये सोर्स अपने से भरता है कि जो कम्युनिकेट करना चाहता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये डेस्टिनेशन सोर्स ही खुद भरता है। और ये जब तक ये आईपी पैकेट नेटवर्क में रहेगा तब तक ये दोनों एड्रेस सेम रहेगा, बिकॉज इट इज अ होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशंस। एंड द लास्ट ऑप्शन इज द पैडिंग, you can say the options. We will talk about it, why this extra options is given. So this options field consists of, that is 32 bits, 40 bytes. So this completes the IP header format. दो 3 फील्ड रह गया है, why this 3 field I have left, I will talk in the next session. क्यों हमको आईपी भी फॉर्मेट पे 3 फील्ड को अलग से डिस्कशन करना है? द कॉन्सेप्ट इज दैट इट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। वी विल टॉक अबाउट इट, व्हाई फ्रैगमेंटेशन इज रिक्वायर्ड इन ए आईपी कम्युनिकेशन। फ्रैगमेंटेशन क्यों चाहिए और वो कैसे करता है, उससे रिलेटेड वो तीनों फील्ड है। और ये तीनों फील्ड से IPv4 का जो सारा इन्फॉर्मेशन, जो हेडर में सारा इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आई एंड अप हियर।